तो मैं यह कहने जा रहा हूँ, हम लोहारों को जिसके क्या करते हैं, फलान का काम करते हैं मालिकों की, उनके वहाँ काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से बदमाश होते हुए भी उनके वहाँ विभिन्न खेती बाड़ी के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है। ये दोहरा शोषण है। एक तो बर्तन बनाना, 6 महीने के बाद मक्का व धान या गेहूं की सीमित मात्रा की मजदूरी के रूप में पाना, उसके बाद थप उनकी खेत बाड़ियों में भी काम करना। ये श्रम शोषण की एक चरम सीमा है। इस प्रथा से मेरा परिवार भी पीड़ित है। जबकि हमारे दादाजी इसी भारतवर्ष में, जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था, उनकी सेना में काम किया करते थे और फ्रांस तक भी पहुंचे। उनके बाद दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पिताजी भी लड़े अंग्रेजों की तरफ से, असम के बॉर्डर तक, बर्मा के बॉर्डर तक भी लड़े। पारिवारिक अवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी नाजुक नहीं थी, लेकिन जातीयता के कारण, हमारे पेशे के कारण वहाँ के गैर कबीलों की दास्तान को, अवस्था को भोगना पड़ा। और एक बार हमारी माताजी को, जब पिताजी मुंबई में नौकरी किया करते थे, उनको देर करके जब वहाँ के गांव के सामंत के खेत में पहुंची, उनको गाली बेइज्जती के साथ रोती भी घर लौटते मैंने देखा, जिस वक्त में लगभग 7 वर्ष। उनके आंसुओं के साथ मैंने भी आंसू बहाए और कुछ नहीं दे पाया। लेकिन वो पीड़ा मेरे हृदय में अभी भी है। मैं अपने को सहन करने के लिए कठिन महसूस। तो जब मुझे पिताजी के साथ 1969 में मुंबई जाकर पढ़ने का मौका मिला और वहाँ की जब थोड़ी बहुत शिक्षा लेता रहा और मेरे जीवन में भारत के कुछ महापुरुषों के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया, जो उनके साथ घटना घटी, उससे मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरी पहली घटना थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में प्रथम श्रेणी के डब्बे में जब वो यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी में, उनको तुम गुलाम देश के आदमी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं चढ़ सकते हो कहकर जब लज्जित कर उनको लात से मारकर स्टेशन में जब फेंका गया, उस वक्त की उनकी जो स्थिति थी वो मैं अपनी माताजी से जोड़ने का। महात्मा गांधी की अवस्था उस वक्त, चाहे वो बैरिस्टर होते हुए भी, फर्स्ट क्लास का टिकट काटने के बावजूद, छूट में होते हुए भी, गुलाम देश का नागरिक होने के कारण जो उनकी बेइज्जती की गई थी, उनकी बेइज्जती और मेरी माताजी की बेइज्जती मुझे की गई। भारतवासी मेरी माताजी के बराबर लगी और मेरे गांव के सामने अंग्रेज लगे मुझे। यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर को जब अध्ययन के क्रम में भी विभेद का शिकार होना पड़ा और जब तालाब का पानी जहाँ कुत्ता पी सकता था, गधे पी सकते थे,
गाय भैंस पी सकती थी और उसमें वो अपनी गंदगी भी मिशा सकते थे, लेकिन हमारे भारत के हरिजन भाई बंधु, दलित भाई बंधु उससे वंचित थे, प्यासे रह सकते थे। तो उनका जो इतिहास मैंने पढ़ने को पाया, उससे भी मैं द्रवीभूत हुआ और साथ ही साथ आक्रोश अपने गांव के सामंतों के प्रति। मुझे नेपाल के राजा के बारे में इतना जानकारी नहीं था। देश के और भागों की जो दलितों की स्थिति, अन्य शोषित पीड़ितों की, बहिष्कृत समाज के व्यक्तियों की पीड़ा का मुझे ज्ञान नहीं था। मैं सिर्फ मेरे गांव के वो सामंत और मेरे बिरादर के लोगों की अवस्था से ही मैं संबंधित था। और इसके साथ सिर्फ यही घटना नहीं, मुझे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त लगायत के क्रांतिकारियों का, सुभाष लगायत के क्रांतिकारियों का इतिहास भी मुझे पढ़ने। उस वक्त मेरी उम्र कम होने के बावजूद भी कभी कभार सोचता था कहीं एक पिस्तौल की व्यवस्था कर सकूं तो, और ज्यादा कुछ नहीं सोचता था। सिर्फ जिसने मेरी माता जी को लज्जित किया था उसको शूट करके भागूं या वो मुझे मारेगा तो मरूं। कभी कभी ऐसी बातें जब इतिहास पढ़ता गया, मेरे जहन में ये भावनाएं उभार लेती गई। लेकिन मित्रों से मैं आग्रह करता हूँ, इसके समाधान के लिए सिर्फ कोई उपाय नहीं था। ये पीड़ा सिर्फ मुझे ही नहीं थी, मेरे वहाँ के चंद बाब साहबों या ठाकुर साहबों का अन्य वहाँ के ब्राह्मणों के साथ, स्वयं ठाकुरों के गरीब तबका के भाइयों के साथ भी रहा, जिसे हम कम्युनिस्ट लोग वर्गीय ताकि बात लेते हैं, वर्गीयता के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, वो भी वहाँ देखा गया। मुझे वहाँ जाने से पहले ही वो लोग तो सभी को अपना दास बनाना चाहते। पहले रोपाई वो लोगों की करनी पड़ती थी, खेती उनकी लगानी पड़ती थी, उसमें ब्राह्मण भी आया करते थे, वैश्य लोग भी होते थे, गरीब ठाकुर भी होते थे, दलितों का तो कहना ही नहीं। तो ये लोगों की के खिलाफ वहाँ का जनमत उभरा है, लेकिन वो जनमत जनसाधारण से ही नहीं हुआ, उसका नेतृत्व करने वाले कुछ टीचर थे। मैं प्रत्यक्ष रूप से अभी नाम ही लेना चाहूंगा, जयराज जोशी, उपाध्याय ब्राह्मण थे वो, लेकिन वो टीचर थे। वो उनके खिलाफ तैयार हुई। एक दूसरे सब इंस्पेक्टर थे, दामोदर जोशी, वो दूसरे श्रेणी के ब्राह्मण थे, वो तैयार हुए। एक कृष्णदत्त पंत थे, शिक्षा के सुपरवाइजर थे, वो तैयार हुए। उन्होंने औरों को भी स्वतंत्रता के लिए जागृत किया, हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार किया। उनके खिलाफ वो गांव के मुखिया भी हुआ करते थे, ठाकुर साहब, उनको जमीन का जो कर देना पड़ता था वो बंद कर दिया। शुरुआत ऐसी, और जिसके बदौलत उन्होंने और लोगों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और हालत ये हुई, संपूर्ण उत्पीड़ित समुदाय संगठित होकर एक पढ़े लिखे युवाओं के, नेताओं के नेतृत्व में संघर्ष किया। वो लोगों को कुटना चुटना मारना शुरू किया। वो लोग भागकर प्रदेश की तरफ चले आए, अंचलपुर नगर चले आए। मैं ये इस कारण से भी कहना चाह रहा हूँ, मुझे इस वक्त जब ये घटना में कह रहा हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर की
का जो कहना था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इसका परिणाम भी था। तो जब फिर मैं एक बात ये भी आप लोगों के सम्मुख पेश करना चाहूँगा, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ा करता था, मैंने संगठन की शुरुआत मुंबई से ही की। मेरे संगठन का नाम था दयाल सेवा समिति। सिर्फ दयाल परिवार के लोगों में जो उत्पीड़न था उससे मुक्ति कैसे की जा सकती है, जो बधवा मजदूर हुए हैं उनको मुक्त कैसे किया जा सकता है, इसलिए वहीं जो काम करने वाले हमारे पिताजी अंकल लोग थे, वो लोगों से पैसे जमा करके कुछ कोष खड़ा करना और उससे विद्यार्थी जो हमारे गांव में पढ़ते हैं उनके लिए कापी, कलम, पुस्तक, वर्दी इत्यादि की तैयारी, और जो बधवा लेबर है उनको ऋण मोचन करने के लिए उस कोष से रकम देकर मोचन करना, उसके बाद सहकारी के मार्फत अपने जो जातीय व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाकर दासता से मुक्त हो। उस वक्त की मेरी छोटी सोच, सीमित सोच का शुरुआत मैंने मुंबई से किया। उसके बाद नेपाल में जाकर शिक्षक बना मैं। 1980 के दरमियान में मुझे वहाँ के जिम्मावाल के भन्छौँ ल्यान्डलर्ड मात्र होइनन्, त्यो जिम्मेवार भनेको उनीहरूलाई त्यो त सरकारले जिम्मेवारी दिएको, प्रशासनिक जिम्मेवारी भी होती है, उसमें पटवारी से भी बड़ा होता है। तो राजनीतिक हर उसको जिम्मेवारी होती है, प्रशासन भी चलाता है, किसी का कोई मुद्दा आया उसका भी हाँ वो था राणा काल में। उनकी श्रीमती बाद में द्वारिका देवी ठकुरानी हुई। नेपाल के भाई बंधुओं को मालूम होगा, आपको भी होना चाहिए, क्योंकि वो नेपाल की पहली निर्वाचित महिला मंत्री है। उसे शायद एशिया की ही पहली मंत्री भी कहा जाता है। उनका भतीजा मीन बहादुर चंद, जब मैं पिथौरागढ़ में ISC फाइनल पढ़ना था, वो बुला के ले गए और हाई स्कूल में मेरी टीचिंग शुरू की। मेरी एजुकेशन सिर्फ ISC फेल, उसके बाद फिर मैंने नेपाल में जाकर IA विथ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक से मैंने इंटर पास किया। उससे ज़्यादा मेरी कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये मेरा व्यक्तिगत रहा, लेकिन सुदूर पश्चिमांचल जो नेपाल का फॉरवेस्ट रीजन है, पूर्व की अपेक्षा तुलना में जातीय उत्पीड़न बहुत है, क्योंकि पश्चिम में राजनीतिक जो विकास हुआ पूर्व की तुलना में पीछे हुआ। जैसे मैंने द्वारिका देवी जी का नाम लिया, उनके साथ 2-4 जन और थे, और लीडर जो है सब उनके हैं। लेकिन समय समय में सुदूर पश्चिमांचल स्वयं हमारे जिला से दशरथ चंद जैसे अमर शहीद भी पैदा हो चुके। नेपाल के राणा शाही के खिलाफ में जो प्रथम विद्रोह हुआ, उसके नायक दशरथ चंद बैतडी के ही थे, और उसी क्षेत्र में गणतंत्र से सरोकार रखने वाले भीमदत्त पंत का उदय भी वहीं हुआ था। और ये लोगों का ताल्लुक भारत से रहा है, जैसे बीबी कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायत के लोगों ने अपनी राजनीतिक विकास भारतीय स्वतंत्र संग्राम के माध्यम से किया। उसमें वो लोगों का भी था, और इसमें सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की शुरुआत की वो थे भीमदत्त पंत। उनका नारा हुआ करता था, या तो जोत हलो या तो छोड़ थलो, होइन भने अब छैन भलो। या तो तुम हल चलाओ
जब तुम्हारी जमीन है करके तुम दागी करते हो, या तो हल चलाओ नहीं तो ये जमीन छोड़ो, अन्यथा तुम्हारी खैरियत नहीं है। ये उनका स्लोगन हुआ करता था। और उसी स्लोगन के अंतर्गत वहाँ के शोषित, पीड़ित, भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजातियों ने साथ दिया। वो पहले कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जब 7 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन आम जनता को दिया था वो आश्वासन पूरा नहीं कर पाई, जिसकी बदौलत वो भीमदत्त पंथ क्रांति दूत बन गई। और उसके लिए मार्क्सवादी दर्शन को भी उन्होंने साथ लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नेपाल और भारतीय सेना मिलकर उनका कत्लेआम किया गया और उनका सिर काटकर गणेशपुरा जिला का जो सदर मुकाम था, गौड़ा उस वक्त का था, वहाँ बांस पर उनके सिर को रोपण करके 3 दिन तक रखा, ताकि कोई भी ऐसी हिकमत ना करे, कदर ना करे और उस समय के नियम कानून के तहत वो रहे। ये जो सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया, उनके द्वारा उठाया हुआ जातीय और वर्गीय जो संघर्ष था, दलितों को कुआओं में ले जाकर पानी पिलाना, घरों में मंदिरों में ले जाकर पूजा आजा करवाना, जैसा जो विद्रोह किया, और जो पूंजीपतियों ने गरीबों को ऋण देकर और उसका सूदखोरी का जो व्यवसाय किया करते थे, उनके पत्रों को फाड़ना, आग लगाना, जैसे जो काम किए वो सरकार को सही नहीं हुआ। जबकि राणाओं के खिलाफ वो लोग अग्र सत्ता ले रहे थे, लेकिन जब शासन सत्ता में पहुंचे वो लोगों के हाथ से नहीं। और 15 साल में बड़े बहुमत के साथ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कुछ शायद 4 जन कम्युनिस्ट के भी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा महेंद्र ने कू कर दिया, ये लोगों को बंदी बनाया, जेलों में डाला, कोई भागकर इंडिया चले आए और उसके बाद 30 वर्षों तक नेपाल में पंचायती शासन रहा। मैं ये अनुरोध करने जा रहा हूँ कि इस वक्त में भी हमारे राजनीतिक दल जिन्होंने राणाओं के खिलाफ जो जिहाद छेड़ रखी थी और जनता को जो आश्वासन दे रखा था, उसका वो लोगों से आश्वासन के मुताबिक जो देन देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। इससे जनता को उनके प्रति जो विश्वास था पहले वो हटता गया उस वक्त। फिर राजा महेंद्र बहुत कूटनैतिक आदमी भी थे, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दिया हुआ आश्वासन, कम्युनिस्टों की भावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो भ्रमण किया, भारत, अमेरिका, चीन लगायत के समाजवादी मुल्क, साम्यवादी मुल्कों में जो गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर इनके मुद्दों को उठाया उन्होंने और उसके लिए एक बार सुदूर पश्चिमांचल के शायद श्रीकांत अधिकारी का दौरा एक विंग चलाकर जो भूमिपति और जातीय दृष्टिकोण से अपने को सुपीरियर मानते थे, ऐसे लोग हल नहीं चलाया करते और लोगों के ऊपर जातीय शोषण किया करते थे। इनको जबरदस्ती हल चलाने का अभियान चलाया
बहुत लोगों ने उनके आगे सरेंडर किया और सिर्फ उसमें एक आदमी था, मेरे ही जिला का, माध्यात्मक जिला की बड़ी बात आ रही है, माफ कर कीजिएगा, गोरख बहादुर चंद नाम के थे। उन्होंने कहा हमारे बाप दादाओं के ज़माने से भी हम यहाँ के सामंत रहे, जिम्मेवार रहे, हम भी हैं, हमारे लड़के होंगे, हमारे पोते लोग भी होंगे, हम तुम्हारा ये दबदबा स्वीकार नहीं करेंगे। कहा तो उनको पानी शिष्य क्या कहते हैं, एक होता है घास जहरीला होता है, पानी में डुबोकर उनको पीटा गया, पहाड़ी एरिया में होता है। फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जेल बैठे। सिर्फ एक जन थे और उन्हें उस वक्त उसे स्वीकार किया, हल चलाया, लेकिन इसने भी निरंतरता नहीं की। जब वो लौटे उसके बाद फिर उनका वही रवैया है। फिर 20 साल में राजा महेंद्र मुड़की है नया एन की तर्जुमा की, उसके अंतर्गत जातीय विभेद को समाप्त करने की चेष्टा की। शायद ये जो चाहना कम्युनिस्ट लोग रख रहे थे और समाजवादी दृष्टिकोण से प्रेरित और भारत के महात्मा गांधी के साथ ही यहाँ के नेताओं द्वारा जो जातीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन में स्वयं सहभागी हुए थे, वो लोग इसे हटाना चाहते थे। इसको कानूनी जाना पहनाने के लिए राजा महेंद्र ने 20 साल में मुल्क ऐन लाए। उसमें शुरू में उन्होंने क्या कहा, अब इस मुल्क में किसी किस्म की भी जातीय विभेद नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ के क श्रेणी के ब्राह्मणों द्वारा जो धर्म और संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर मनुस्मृति को कानूनी हैसियत प्रदान कर जो जातीय विभेद करते हुए स्वयं आरक्षित होते हुए आए थे, वो लोगों को राजा महेंद्र का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। इससे पहले की भी मैं एक छोटी सी घटना कहूँगा, समय आप भी कुछ सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा ऐसी बात नहीं है, फिर भी ये मैं पूरी बात छोटी करते नहीं, छोटी बात अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा। हम लोग टेप कर रहे हैं, आप लोगों का प्रेम रहे तो मैं आता रहूँगा। नहीं, मैं किसी कटाक्ष में नहीं कह रहा, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ कि हम लोग इसको टेप भी कर रहे हैं और ये पूरी बात हम कोशिश करेंगे ट्रांसक्राइब करके दे दें। तो इससे एक पुस्तिका भी पूरे, अब तो लोकतंत्र के संघर्ष का भी बता रहे हैं, सामाजिक खोज का भी, तो इससे हमको आपके और साथियों से बात करने में एक सुविधा होगी। एक बार पूरी बात आ जाएगी तो बाकी लोगों से फिर और उसमें जो वो पक्ष जोड़ना चाहेंगे वो लोग अपन छविलाल जी से, अन्य मित्रों से, अन्य पार्टियों में वो करेंगे। तो आप बिना संकोच के, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, कभी आपको लगे कि अब खाने का ब्रेक थोड़ी देर में होना ही है, तो इसलिए आप इसी निगाह से अपने प्रश्न बना लीजिए और जब खाने का ब्रेक होगा, आप मनोज जी और उद्धव जी को मालूम होगा कितने बजे की बात हुई है यहाँ, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। तो आप निसंकोच, प्रदीप जी कब तक रुकने वाले हैं हमारे साथ, अधिकतम बताइए। तो प्रदीप जी की बात हम आपके मतलब बीच में एक ब्रेक करके भी प्रदीप जी जाने से पहले आधा घंटा हमें संबोधित करें, ऐसा हम चाहते हैं। और वो भी इसी तरह से ये पूरी लड़ाई का एक तरह का निजी संस्मरणात्मक हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अकादमिक बहसों में ये चीज़ आती नहीं है कि जेनेसिस कैसे हुआ एक संघर्षशील व्यक्ति का। तो उसमें हम बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को, आप उसको जारी रखें। धन्यवाद। मुख्य आपकी सहमति है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम विस्तार रूप में जैसे बता रहे हैं वो जो खुद पर बीती है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अथवा जो
घटनाएं मैं उधर जोड़ने जा रहा हूँ कि राष्ट्रीय से भी और राजनीतिक दलों से भी जुड़ते जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए ये व्यक्तिगत में भी कभी कभी जाना पड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा। फिर भी मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँ। नहीं, हम लोग उसको व्यक्तिगत नहीं मान रहे हैं, आप निश्चित रखें। तो यहाँ उपस्थित विद्वत वर्ग के महानुभाव, इससे पहले की भी जो हमारे मित्र ने शुरू में कहा कि भारत और नेपाल जो ये है दक्षिण एशिया के बहुसंख्यक हिंदू वर्णवादी व्यवस्था में आधारित देश के जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा लगभग एक सी है, थोड़ी बहुत कहीं नीचे ऊपर होगी, कुछ दिन पहले का और कुछ दिन पीछे की बात में फर्क होगी, लेकिन जो मुद्दे हैं वो लगभग मिलते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे नेपाल में खस और आर्यों के प्रवेश से पहले वहाँ जो आदिवासी जनजाति हुआ करते थे, जैसे कोल जाति और किरात जाति लगायत के कुछ जनजातियाँ जो हमारे उत्तराखंड और पूर्वी नेपाल से भी सरोकार रखते हैं, ये जातियाँ जो वहाँ अपनी व्यवस्था चलाए हुए थे, उस वक्त तक कोई जातीय विभेद नहीं था। जब वहाँ खसों ने पहले प्रवेश किया, वो लोगों ने ये जो जातियाँ थी वहाँ की आदिवासी, वो लोगों को जिससे उन्होंने संघर्ष कर अपना अधीन कर लिया, उसे अपने दास बनाए और दासों से होने वाले खतरों से बचने के लिए विभेदित किया, और जिसके साथ उन्होंने संघर्ष में विजय हासिल नहीं की, उनके साथ मित्रवत संबंध कायम किया और जातीयता के दृष्टिकोण से उनको उत्साह दिया या अपनी बराबरी का मित्र बनाया। ये भारत भर की भी है, नेपाल में भी वही है अवस्था। लेकिन जब पहले खसों ने वहाँ प्रवेश किया, उसके बाद आर्यों ने प्रवेश किया, जो आर्य संस्कृति, जो धर्म, जो वेद पुराण इत्यादि की प्रैक्टिस भारत में हुई, वही नेपाल में भी। देवी देवता भी उसी के आधार पर बने। और जहाँ तक हम शिव की बातें करते हैं, वो संपूर्ण भारत और दक्षिण एशिया का माना जाता है, और वो भी एक किस्म से किसी ने कहा है वो किसी ब्राह्मण कुल का नहीं था, शूद्र ही था। हम कहीं कहीं पढ़ा करते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती शिव को तो कभी जनेऊ लगा दिया जाता है, ये फोटो में है कि हकीकत में है, ये तो हम नहीं कह सकते। और कभी मशान घाटों का देवता बनाकर और खप्परों से संबंध संपर्क जोड़ाया जाता है। तो ये जो प्रथाएं उनके ऊपर लिखे गए वेद पुराण है, उसका असर वहाँ भी है। रामायण महाभारत हम भी पढ़ते हैं, उनसे पंचीकरण करना जैसा आप लोगों के यहाँ है वैसे ही वहाँ भी है। तो इसके खिलाफ भी मैं कहने क्या जा रहा हूँ, नेपाल के पिछले शासक वर्ग जैसे शाह वर्ग आया, शाह के अंतर्गत पृथ्वीनारायण शाह के समय में वहाँ भी एक ऐसा समूह उत्पन्न हुआ जिसने उस वहाँ धर्म का प्रचार किया। उस धर्म ने हिंदूवादी जो कट्टरता थी, जो विभेद था, उसके खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा। उस अभियान का नाम था, उस संप्रदाय का नाम था जोशमनी मत। जोशमनी मत शायद भारत से भी पूर्व साइड
होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है बनारस साहिब उत्तर प्रदेश में भी ये होना चाहिए। ये जोशमनी मत पृथ्वीनारायण शाह के समय में शुरू हुआ था, जिसके प्रारंभकर्ता के रूप में संत धीरज दास थे और उनके शिष्य शशिधर। इन्होंने पृथ्वीनारायण शाह को भी हिंदू धर्म के अंतर्गत के जो विभेद है, ये विभेद उचित नहीं है। यदि हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं, एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसकी संतानें दो नहीं हो सकती, एक छूत एक अछूत नहीं बन सकती। उनके साथ का जो हमारा विभेद का रवैया है, इससे वो परमात्मा भी रुष्ट हो सकता है। सब जब उसी की सृष्टि है, तो ये हम धर्म और संस्कृति के नाम पर गलत रवैया अपना रहे हैं, इसे छोड़ना चाहिए कहकर पृथ्वीनारायण शाह को भी कन्विंस किया। और उसके बाद उनके पुत्र रण बहादुर शाह को भी उन्होंने शिक्षित किया, उनको दीक्षित किया। उन्होंने दीक्षा स्वीकार की और ये दीक्षा स्वीकार करने के बाद रण बहादुर शाह ने ये विक्रम संवत में 1832 से 1863 के दरमियान में रण बहादुर शाह वहाँ के राजा हुआ करते थे और इन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध में सशक्त ढंग से वहाँ के पुरानी प्रथाओं को तोड़ना शुरू किया। जैसे ब्राह्मणों को उस वक्त वीरता दी जाती थी, जैसे अभी बहुत सारे पंडित लोग, शासक लोग दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, इसके खिलाफ अभियान भारत में भी चला, नेपाल में भी ये उपयुक्त नहीं है, भारत में ये फेल हो चुका कह रहे हैं। उस तबके के व्यक्ति ये आरक्षण प्रथा उपयुक्त नहीं है, आरक्षण के माध्यम से जो दलितों को हम कुछ देना चाहते हैं, इसमें भी उनकी जो भावनाएं होती है प्राप्त कोई अपॉर्चुनिटी पाने के बाद, उनमें हेजिटेशन उत्पन्न होता है। हम आरक्षण के माध्यम से आए हैं, एक तरफ होता है। दूसरी तरफ जब हम समानता की रट लगा रहे हैं, सभी को समानता पूर्ण ढंग का व्यवहार ये सरकार करे, ये विधान करे, जो वो तबका कह रहा है, अब इसमें फिर किसी को थप सुविधा और किसी को वंचितीकरण में रखना उचित नहीं है। सभी के साथ समानता के आधार पर व्यवहार किया जाए, ये कह रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय से वीरता प्राप्त करने वाले जो दरबारिया शक्तियाँ थी, वो धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, विभिन्न पठन पाठन शिक्षा दीक्षा के नाम पर भी आरक्षित होता हुआ जो तबका आया राजाओं के तरफ से संरक्षित था, उनके पूर्वज रामशाह ने जब वो गोरखा के राजा हुआ करते थे, उस वक्त रीति थीति के नाम पर मनुस्मृति या मनोग्रंथ के आधार में हिंदू संस्कृति के आधार में जो राज्य व्यवस्था का बंटवारा किया, कौन किस तबके का होगा, किसकी हैसियत क्या होगी, ये बातें जो रामशाह ने प्रयोग की थी, उसको कानूनी मान्यता दी गई। उसी प्रकार काठमांडू के राजा जयस्थिति मल्ल ने भी वहाँ की जातीय व्यवस्था कायम की। विभेदकारी धर्म और संस्कृति के नाम ही पर उन्होंने भी जो कायम की थी, उसके विरोध में राजा रण बहादुर ने उनको दी गई पहले की सहूलियतों को काटना शुरू किया और जातीय विभेद से मुक्ति के लिए उन्होंने काठमांडू के जो वहाँ का सदर क्या कहते
जेल, उसके पास जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, सभी जातियों का स्वभोज कराया रण बहादुर शाह। इसका नतीजा क्या हुआ? फिर वही तबका उठा, ये राजा तो पागल हो चुके हैं। उन्होंने एक ब्राह्मण की औरत से शादी की और कहा अब सिर्फ राजा का लड़का ही, राजकुमार ही राज्य नहीं करेगा, औरों से शादी करने के बाद और जातियों से उत्पन्न जो राजकुमार होगा वो भी राजा बन सकता है। जब ऐसे नियम को प्रतिपादन करने लगे, व्यवहार में भी लाने लगे, उसके बाद वहाँ के विशिष्ट लोगों ने तो पागल हो चुका है, इसको आप अधिकार से वंचित करो, इसको जेल में डाल दो, ऐसे विभिन्न षड्यंत्र किए और इसी के समस्या से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु 1863 में। उसके बाद काट दिया गया था, तो काट दिया था शंकास्पद है। नहीं काट दिया था, शेर बहादुर शाही ने काट दिया, एक काटे गए हो, काटे गए। हत्या सरेआम कत्लेआम हुआ था ब्रह्मा के साथ। अब अवस्था ये रही, शासक लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब राणाओं का शासन आया 1910 ईस्वी विक्रमी संवत में, राणा जंग बहादुर ने भी इसमें और ज्यादा कड़ाई की, जबकि पहले उसने स्वीकार किया था इस मत को, अप्रत्यक्ष रूप से वो आत्मीय रूप से स्वीकार करने के पक्ष में था, लेकिन बाद में जब उनकी हत्या की गई तो ज्यादा कट्टर हो गए। यहाँ तक लाज लगता है जो कानून की उन्होंने व्यवस्था की, यदि दलित ने किसी गैर दलित की नारी से व्यभिचार किया तो उस अंग को ही काट दिया जाता है। ये वही मनो की याद आती है, जब कोई दलित वेद पढ़ेगा तो उसके कान में शीशा पगला कर डाल दो, यदि वेद का मंत्र उच्चारण करता है तो जीभ काट दो। ऐसे ऐसे कितने प्रावधान है, उसको सरकारी मान्यता देते आए पिछले दिनों में। लेकिन मैंने पहले भी कहा, इनके खिलाफ में भी ऐसे व्यक्तित्व समय समय पर उत्पन्न हुए, वो ब्राह्मण तबका से भी हुए हैं, राजा लोगों के खानदान से भी हुए हैं। जब नेपाल का एकीकरण के नाम से अपने राज्य विस्तार पृथ्वीनारायण शाह के पिछले शासकों ने किया, जब राज्य से बेदखल हुए, 22 से 24 राजा कहा करते थे हम, 22 पूर्व के तरफ, 24 पश्चिम के तरफ, जो छोटे राजा लोग थे वो लोगों का दमन करके एक तंत्री शासन, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जब कायम हुई, उसके बाद ये छोटे राजा लोग भी उनके खिलाफ तैयार। उसी अंतर्गत आते हैं बैतडी के दशरथ चंद और बजांग के जय पृथ्वी बहादुर सिंह, उनके शायद पिताजी थे, उनका सर काटा गया था नेपाल एकीकरण के सिलसिले में। वो एकीकरण का प्रभाव लास्ट में भारत के कांगड़ा तक भी पहुंचा। 1790 होगा, कलमड़ा के थलागढ़ को जीतते हुए यहाँ तक पहुंचा। तो मैं अब इसको थोड़ा और छोटा करने जाऊंगा। तो इसके खिलाफ में राजाओं के जो संतानें थी, जो उत्पीड़न में पड़ गए थे, केंद्रीय शासन, केंद्रीय सामंती प्रथा के अंतर्गत दमित होते गए, उनको भी डेमोक्रेसी की ख्वाहिश हुई और भारतीय जो स्वतंत्र संग्राम आंदोलन था उसने उत्प्रेरणा जगाई और इसी के बदौलत राणाशाही भी खत्म हुई और उसके बाद जो कांग्रेस उत्पन्न हुई, कम्युनिस्ट लोग तैयार हुए
कम्युनिस्टों की शुरुआत भी भारत की देन है। हमारे कम्युनिस्ट के पास नेताओं को शुरुआत की साथ ही और जो 5 जन थे कलकत्ता से ही उन्होंने ये व्यवस्था में आधारित राजनीतिक दल की शुरुआत की और ये दोनों विचारधाराओं की शक्तियों में समय समय पर आंदोलित होते गए। लेकिन जो मैं दलित के बारे में कहना चाहूँगा कि प्रत्येक ऐसे आंदोलन, मुक्ति आंदोलन में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, हर एक राजनीतिक परिवर्तन के समय जब तक ये राजनीतिक दल सड़क में हुआ करते थे, उस वक्त या द्वंद्व में हुआ करते थे, भूमिगत रूप में हुआ करते थे, उस वक्त ये लोग, ये पार्टियां अपनी आधारभूत वर्ग के रूप में दलितों को, ये जो आदिवासी जनजाति या शक्तिहीन और पहुंचहीन हुआ करते थे, इनका प्रयोग मैक्सिमम किया करते थे। चाहे ये नेपाली कांग्रेस की बात हो या हमारी पार्टी UML ही क्यों न हो, जब झापा आंदोलन हमारी पार्टी ने किया, उस वक्त के लोग भी या कम्युनिस्ट लोग ऐसे शोषित पीड़ितों के घर में बैठा करते थे और कहा भी करते थे, आप लोग ही कि राज्य व्यवस्था कायम करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदगी भर की जो ये दास्ता है, इससे मुक्ति के लिए तुम कांग्रेस बन जाओ, तुम कम्युनिस्ट बन जाओ। कहते कहते जो आंदोलन हुए, जो 46 साल का 2046 साल के दिसंबर का जो आंदोलन हुआ, उसमें भी जब नेपाली कांग्रेस, उसके बाद नेपाली कांग्रेस और एमाले शासन सत्ता में पहुंचे। शासन सत्ता में पहुंचने के बाद दलितों को दिया गया हुआ आश्वासन, जो महत्वाकांक्षा दी थी, वो भूलते जाने लगे। इसकी वजह से ये तबका समय समय में सशंकित होता गया। अब मंत्री ही सब कुछ हो तो राजा महेंद्र ने भी एक बार हीरालाल विश्वकर्मा को, जो कम्युनिस्ट बनने जा रहे थे, हीरालाल विश्वकर्मा को क्या कहते थे, दोनों भाई थे, ये लोगों की क्रांति देखकर उसको नीचे उतारने के लिए उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन आम नेपाली, आम शोषित पीड़ित को उसे बहुत कुछ राहत मिली। वो स्थिति जब नेपाली कांग्रेस और UML की शासन सत्ता के बाद भी, 46 के बाद हुई, इससे भी कुछ नैराश्यता छाई। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंदोलनों से दलितों को कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला। जो प्रशिक्षित हुई, आंदोलनकारी शक्तियां उत्पन्न हुई, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने लगी, जिसे कल के दिन शिक्षा दीक्षा से वंचित में रखा गया था, संघ संगठन से वंचित किया गया था, राजनीतिक हक और अधिकारों के लिए सभा सम्मेलन नहीं कर पाते थे, धर्मशास्त्र की किताब पढ़ नहीं पाते थे, वो लोग अब खुलते हुए आए। ये देन ये राजनीतिक दल की ही है। लेकिन फिर भी जब महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई और आदमियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयकरण होता गया, जब विभिन्न किस्म के मीडिया से लोगों का संबंध ताल्लुक बढ़ता गया, देश विदेश की नौकरियों में जाने लगी, इससे महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी। और जब ये दो राजनीतिक दलों से ये प्राप्ति नहीं हुई, 2047 साल के संविधान में वो प्रथम जो जन आंदोलन था, उसके बाद जो संविधान बना, उसमें बहुत कुछ दलितों के साथ विभेद रहित की बात कहने के बावजूद भी जो संवैधानिक राजतंत्र की वहाँ व्यवस्था रही,
उसका उत्पीड़न फिर भी कायम रहा। गांव के जो अपने को ठाकुर और विशिष्ट श्रेणी में मानने वाले लोग, उनका क्या गौरव रहता था, घमंड रहता था। केंद्र में तो हमारे बिरादर के ही शासक है, राजा तो अभी वीरेंद्र ही है या गिरेंद्र ही है। उसके मार्फत संविधान में दिए हुए सुविधा के प्रावधानों को भी प्रयोग नहीं करता। पूर्व की तुलना में पश्चिम में ज्यादा रहा। और उसके बाद जब ये भावनाएं दिन प्रतिदिन घर करती गई और माओवादी सक्रिय रूप से अब इस जनता, असंतुष्ट जनता के नजीक पहुंचे। और उसी दरमियान में 2054 साल में 52 में माओवादी 98 में शुरू भई होइन 98 में मेरो आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल, दो भागों में विभाजन, नेताओं में आपस में नहीं मिली। एक वामदेव जी के नेतृत्व में माले रहा और दूसरा माधव जी के नेतृत्व में एमाले ही रहा। उस वक्त मुझे बहुत चोट, मेरी सोच थी मैं कम्युनिस्ट बनने के का कारण भी मेरा जातीय विभेद ही था, क्योंकि जब तक मैं इंडिया में पढ़ा कम्युनिस्टों के विरोध में जो आता था, संदेश आता था, ये लोग 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को मार देते हैं, निर्दयी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इससे मैं भी डरा करता था। जब 40 साल से वहाँ टीचिंग करने लगा, 37 साल हाँ, तो उस वक्त भी मैं क्लियर रूप से कम्युनिस्ट नहीं हो पाया था। वहाँ पश्चिम में कांग्रेस के ही नेताओं का बाहुल्यता था। लेकिन जब उसके 4 वर्ष के बाद नेपालगंज में जब मैंने मनमोहन अधिकारी और शाहना प्रधान को देखा, उनका भाषण सुना, उसके बाद शायद हम जैसे दलितों का उद्धार करने वाली पार्टी तो कम्युनिस्ट ही है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ उनका व्यवहार देखा। और उसके बाद जो आंदोलन हुआ, उस वक्त मैं काठमांडू में था, प्रथम जो आंदोलन हुआ, आंदोलन में खुद भी सहभागी हुआ। उसके बाद जी, उसके बाद बैतडी में आकर पुनः मैं एमाले का सक्रिय सदस्य बनकर उत्साहित है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे साथ जो विभेद हुआ करता था, इससे मुक्ति के लिए शायद कम्युनिस्टों के बगैर और उनके बलबूते की बात नहीं है, ये मुझे प्रतीत हुई। फिर मैं उधर लगा। लेकिन जब पार्टी का विभाजन हुआ, नेता लोग एक दूसरे के विरुद्ध में गाली गलौज और हथियार उठाकर खड़े हो गए। मैं आंतरिक रूप से बहुत पीड़ित। मैंने कहा जब ये आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक करके के विरुद्ध में, जब ये हथियार उठा रहे हैं, ये हम लोगों को क्या मुक्ति दें। और उस वक्त में फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में था। माले पार्टी के कुछ नजीक होते हुए भी सदस्यता नहीं थी। उस वक्त माओवादी के नेता लोगों ने मेरे जिले में भी प्रवेश किया और बार बार मेरे